आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 3 एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और हम 7 तक हल कर चुके थे, 8वें में आए। ठीक है, इसका हम समीकरण बनाते हैं और बताते आ रहा हूँ कि हम प्रश्नावली 3 का सभी प्रश्न को पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। ठीक है, दूसरे को गुणनखंड विधि से किए, चौथे को हम श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे। ठीक है, 5वें में कुछ नहीं दिया और पहले में भी कुछ नहीं दिया लगभग। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देखना। और इसमें क्या है कि कुछ बच्चे प्रश्न में ना पूछे जाते हैं, उसमें थोड़ा सा ना हड़बड़ा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। समीकरण बनाएंगे, देखो समीकरण के लिए ना केवल इतने ही क्वेश्चन दिया है यहाँ तक, और यहाँ से लेकर ना यहाँ तक कुछ नहीं दिया है। देख लो, इसमें प्रश्न ये है कि एक आयताकार पार्क, ठीक है, उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। वर्ग देखकर घबराना नहीं, क्षेत्रफल को वर्ग ही लिखा जाता है। और इसमें जो पार्क की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो बस इतना ही प्रश्न है हमारे समीकरण बनाने के लिए, द्विघात समीकरण। 2 कंडीशन हुई, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर, इससे हम पात्रों का निर्माण करेंगे। एक चर यानी x को लेकर 2 पात्र बनाएंगे, और उसको दूसरी कंडीशन पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, इसमें फुट कर देंगे, तो हमें निकल आएगा हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, अब उसको हम वर्ग विधि से हल करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। उसके बाद इसमें जो पूछा गया है उसको बस बताना है हमको। यहाँ तक देखो, यहाँ क्या पूछा है, इतना तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, यहाँ तक देखना। पार्क के चारों ओर, देखो आयताकार पार्क है ना, तो पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाना है चारों तरफ, यानी जैसे आपके खेत के चारों तरफ घेरा लगवाते हो तो तार की जाली तो चारों तरफ लगवाना है ना, ठीक वैसे ही खेत क्या होता है, आयताकार होता है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, 1 वर्ग का ना, ठीक है, इसको ना कह देना 100 वर्ग है तो 1 वर्ग 100 से गुणा कर देंगे, नहीं, ये अलग है, क्षेत्रफल है ये। और ये पार्क के चारों तरफ तार की जाली का घेरा लगवाने, मतलब चारों तरफ, जैसे खेत के चारों तरफ, तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ परिमाप हो जाएगा। पिछले ही वीडियो में बताया हूँ परिमाप। ठीक है, यदि एक देखो यहाँ पे 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत है 5 रुपये, तब पार्क के चारों तरफ जाली लगवाने की लागत कितनी होगी। तो हमें यहाँ पे क्या है ना, हमें चारों तरफ, पार्क के चारों तरफ बोला है, यानी क्या है, परिमाप है। आयत का यहाँ पे क्षेत्रफल है। हम यहाँ से ना आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे इतने से। ठीक है, इतने से। उसके बाद पार्क के चारों तरफ क्या है, जाली का घेरा लगवाना है। तो हम आयत का परिमाप यानी लंबाई धन चौड़ाई, ब्रैकेट में बताया था ना कल, ठीक है, 2 ब्रैकेट इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, उसमें रख देंगे तो परिमाप निकलेगा। और जितना परिमाप निकलेगा उसका 5 से गुणा कर देंगे, तो जितना पार्क के चारों तरफ जाली लगवाने की लागत निकल आएगा। लागत मतलब कितना लगेगा। तो पहले हम ये करेंगे, अपना पात्र का निर्माण करेंगे। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, 2 पात्र। ठीक है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो इसमें हम मानेंगे, पहला लंबाई को तो मानेंगे, आयत का लंबाई को मानेंगे। माना कि आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x है, तब चौड़ाई यहीं से निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल हमें दे चुका है, लंबाई हो गया और क्षेत्रफल दिया है, तो हम चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 पात्र है तो 1 पात्र को आसानी से निकाल सकते हैं।
तब आयताकार पार्क की चौड़ाई हेतु क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में ही दिया है प्रश्नानुसार क्या दिया है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार या आयत, मैं यहाँ पे ना आयत का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ। ठीक है, या आयताकार पार्क की क्षेत्रफल लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या आज? ठीक है, आयताकार थोड़ा धुंधला दिख रहा है। ठीक है, आयताकार पार्क की ये क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल थोड़ा ऊंचा कर दें और कैमरा को आज, ताकि देखो ना पूरा दिख रहा है आज। आयताकार पार्क की क्षेत्रफल कितना दिया, 100 वर्ग मीटर, बराबर करके 100 वर्ग मीटर। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहीं पे उसका फार्मूला लिखेंगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर 100 वर्ग मीटर। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या है, क्षेत्रफल पूरी दी हुई है और दिया है लंबाई x दिया है। ठीक है, तो हम तीसरे पात्र को निकाल सकते हैं जब दो पात्र होते हैं तो। ठीक है, अगर केवल यही बस दिया होते, ये नहीं दिए होते, हमने मान लिया ना x, तो हम चौड़ाई को भी निकाल सकते हैं, माने हैं उसके आधार पे। तो मैं लंबाई को x के स्थान पे, लंबाई के स्थान पे x को फुट कर रहा हूँ। ठीक है, x गुणा में लिखा, फिर ये चौड़ाई बराबर ये 100। अब देखो x को हम इधर पक्षांतरित कर देंगे, चौड़ाई को स्वतंत्र इधर लिखेंगे। ठीक है, तो चौड़ाई की मान निकाल आएगा। ठीक है, पूरा नहीं, वास्तविक नहीं, माने उसके आधार पे। ये 100 है तो 100 किए। ठीक, ये x क्या है, इधर गुणा में है। ठीक है, तो x को पक्षांतरित करेंगे, गुणा वाली संख्या पक्षांतरित होकर क्या बनाती है, भाग बनाती है। ठीक है, और हर ही बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो, आयताकार पार्क की लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है 100/x। ठीक है, अब इस प्रश्न में दूसरा कंडीशन दिया है, देखो पार्क की लंबाई, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये क्या, पार्क की लंबाई, आयताकार क्या है, पार्क है। ठीक है, पार्क की लंबाई है, पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई, यानी आयताकार चौड़ाई से क्या है, लंबाई 15 मीटर अधिक है। तो मैं बताते आ रहा हूँ ना, लेसन 2 से बताते आ रहा हूँ, से के बाद जो कंडीशन दिया है 15 मीटर अधिक है दिया है, तो हम से पहले वाले इधर चलेंगे तो कौन सा पात्र दिखाई दे रहा है, चौड़ाई। से पहले इधर जाएंगे तो चौड़ाई है, तो ये 15 मीटर अधिक मतलब +15। ठीक है, तो +15 वाली कंडीशन किसमें पुट करेंगे, इसमें। तो उसके पहले क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई क्या है, यहाँ पे तुलना दिया है ना, से अधिक से कम तुलना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले इन दोनों पात्र को हमेशा हर समीकरण में कहीं पर भी मिले जीवन में, दोनों पात्रों को पहले बराबर में लेंगे, फिर इस +15 को किस में जोड़ेंगे, से या किस से पहले दिया रहे
पात्र उसमें जोड़ देंगे। तो पहले मैं लंबाई और चौड़ाई, तब पहले तो मैं प्रश्नानुसार लिखता हूँ। यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। ठीक है, अधिक है, थोड़ा धुंधला, थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हमने प्रश्नानुसार लिख लिया, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो तुलनात्मक है ना, लंबाई और चौड़ाई क्या है, दो पात्र है, और से अधिक से कम यानी दो क्या कंडीशन दिया है तुलनात्मक। तो तुलनात्मक दो बराबर के बीच में होता है ना, तो ठीक है, लंबाई और हम चौड़ाई को बराबर में ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम लंबाई को लेंगे। ठीक है, तुलनात्मक दिया है ना, इसलिए बराबर में लिया जाता है। तुलना दो बराबर चीज़ों के बीच होती है। ठीक, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब से 15 मीटर अधिक है, किसमें लगाएंगे, से पहले वाले देखेंगे हम क्या, पात्र। तो ये हमारा चौड़ाई है। ठीक है ना, ये चौड़ाई है, तो प्लस 15 इसमें जोड़ देंगे। अब इसको हल करेंगे और x बराबर, देखो ये भिन्न है, ये पूर्णांक संख्या है, तो नीचे से गुणा होगा इसके साथ, और गुणनफल इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस है। 100 प्लस 15x गुणा हुआ तो, और पूरे का बटा ये x। ठीक है, अब देखो ये तो भाग चला जाएगा, लेकिन वही कार्य किए तो भाग तो नहीं दे सकते, भाग दोनों संख्या से होगा। ठीक है, केवल एक से नहीं। अभी इस x को क्या है, हम इधर पक्षांतरित कर देंगे, इधर भाग में तो इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं आधार x लिख लेता हूँ, दोनों का गुणा होगा, इधर भाग है तो इधर आके गुणा में बना लेगा। तो यहाँ पे एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है, गुणा के समय क्या है, घात तो जुड़ जाते हैं, तो दो घात बना लेंगे, बराबर अभी हट गया 100 प्लस 15x। अब इन दोनों को इधर ला लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये क्या है, द्विघात समीकरण बनेगा। पहले 15x को लेते हैं, -15x, -15 क्यों, इधर प्लस में। ठीक है, 100 क्यों लिए, क्योंकि घात की घटती क्रम में होता है क्रम। ठीक है, संख्या वाले सबसे लास्ट में होता है। -100 क्यों लिखे, यहाँ पे प्लस है इसलिए, क्योंकि ये पूरी इधर चली गई तो इधर क्या बचेगा, 0। और यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, तो अब इसको आगे हल करें, कैसे करते हैं हम इसको, पहले एक बार और बता देता हूँ, इस वीडियो में शुरू में बता देना अच्छा रहता है। देखो ये हमारा जो समीकरण है द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, मैंने लिखा नहीं इधर, और द्विघात समीकरण का मानक रूप यह है। ठीक है, इसे बताते आ रहा हूँ, पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। प्रथम मध्यम अंतिम, तो पूर्ण वर्ग विधि से जब हम हल करते हैं तो ये अंतिम पद को ट्रांसफर कर देते 0 की ओर, तो दो पद बच गए। ठीक है, इसको पहले 100 को पक्षांतरित करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर x² के साथ कोई गुणांक संख्या है, यहाँ पे a है, लेकिन यहाँ पे नहीं है कोई संख्या, एक रहता है, उसको नहीं मानते। ठीक, अगर होता तो उसको दोनों पक्षों में भाग कर देते। देखो यहाँ पे a है ना, तो a को ना देखो भाग किए ना, तीनों मतलब दोनों पक्ष में बराबर करके, तो ये आपस में कट जाएंगे तो x² बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पहले से दिया, इसलिए हमें गुणांक को भाग करने की जरूरत नहीं है।
हमें केवल सी को पक्षांतरित करेंगे, दूसरा ये तो हमारे पक्ष में दिया ही है, ठीक है। अगला स्टेप ये होता है मध्य पद को क्या है, वो दो एक से क्या निकालते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो वही कार्य करते हैं पहले, फिर हम जो है हमारा इन दोनों समीकरण से मिलाप करके देखेंगे। तो पहला कार्य क्या है, समीकरण में अंतिम पद -100 का पक्षांतर कैसे करने पर जी, यहीं पे कर देता हूँ। x² लिखे, -15 लिखे, -15x इधर आके 100 बना लिया, ठीक। इसको आगे और हल करते हैं। अब क्या यहाँ पे हमारा गुणांक नहीं है, तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, अब मध्य पद को तोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं, या पहले बताते आ रहा था कि 2x से गुणा लिखे फिर इसको आधी कर देना करके, सेम वही कार्य ही है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है। आज थोड़ा मैं लिखा x² माइनस किया 2x क्या है, हमने उभयनिष्ठ निकाले और 15x लिख दो और बटा भाग इसी से दे दो, बराबर कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है ना, ये भाग करना होता था ना 2 से, ये पूर्णांक संख्या को हम 2 से ही भाग करते थे। यहाँ पे वही सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा है। आगे करते हैं 2x² माइनस 2x, यहाँ पे ना गुणा कर देते हैं, ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। x से x आपस में कट गया और ये 15 को 2 से भाग करेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, इसलिए भिन्न में ही रखते हैं, बराबर लिखा ये 100। अब इसके बाद ये देखो, ये हमारा सर्वसमीकरण बनाने की ओर है ना, ये माइनस वाला को देखना, ये वाला देखो 2x के बाद ना 15/2 दिया है, 2x के बाद a दिया है, ठीक है, प्लस a का वर्ग, यानी इसी a का वर्ग यानी 15/2 का वर्ग को दोनों पक्ष में अब जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्यों जोड़ रहे हैं ना, ठीक है ना, बताया नहीं क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें सर्वसमीकरण बनानी पूर्ण वर्ग विधि, इस फॉर्म को ना, इस समीकरण को हमें इस सर्वसमीकरण के रूप में लानी है, ताकि हम इसे पूर्ण वर्ग में ला सकें, ठीक है। यहाँ पे a का वैल्यू आ गया है, लेकिन प्लस a का वर्ग नहीं दिया, तो प्लस a का वर्ग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो मैं लिखता हूँ दोनों पक्षों में 2x का गुणांक 15/2 का वर्ग जोड़ने पर, जोड़ते हैं इसको, बराबर किया मैंने x² माइनस 2x गुणा में 15/2 प्लस इसको जोड़ देंगे, ठीक है, 15/2 स्क्वायर पूरे का बराबर 100 प्लस 15/2 पूरे का वर्ग, ठीक है, समझ जाएंगे। अब ये क्या है, यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है, तो ये हमारे सर्वसमीकरण से अब मेल खा रहे हैं। कौन से सर्वसमीकरण, सेकेंड वाला देखना, इसको मिलाते जाना। यहाँ पे a² है, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर भी 2x है, गुणा में a है, यानी a की वैल्यू यहाँ पे दिया 15/2, प्लस दिया है। अब देखो यहाँ पे a है ना, तो यहाँ पर देखो a और a दोनों समान है, a समान है, लेकिन एक a का क्या वर्ग दिया है, देखो ये वर्ग दिया है। अब इस सर्वसमीकरण को हम इस फॉर्म में लिखेंगे,
तो उसके लिए करेंगे, बराबर किया मैं, उसके बाद सर्वसमीका कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाली ना, 2xa प्लस ए का वर्ग बराबर x माइनस ए पूरे का वर्ग। ठीक है, वर्ग को यहाँ पे चुन कर लिख लिए और 2x के सामने माइनस इसलिए 2x के सामने। आप डायरेक्ट देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के पीछे कौन सा दिया है तो उसके लिए लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आज थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा मुझे लेने पर। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, इतना भी खराब नहीं दिख रहा है। तो आगे क्या है, हमारा सर्व समीकरण क्या है, इस सर्व समीकरण के बराबर है, समान है। अब इस समीकरण को हमें इस सर्व समीकरण के बराबर लेनी है। तो वर्ग लगा इसमें, तो उसे बस देखो, x का वर्ग दिया, 15 का वर्ग दिया है, तो हमने x को लिखा और 15/2 में दिया है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगा दिए, पूरे का वर्ग दिया 2, पूरे का वर्ग दिया है। ठीक है, बराबर किए। अब इसको देखो इधर, 100 प्लस 15 का कितना होता है, 15 पंचे 75, हासिल आई 7 और 15 कम 15, 15 7 22, 225, 2 का वर्ग 4। ठीक, और इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 15/2 पूरे का वर्ग बराबर 400। ठीक है, ये भिन्न संख्या है, ये पूर्णांक है, बीच में धनात्मक है तो नीचे से गुणा होता है। ठीक है, बताते आ रहा हूँ मैं कहाँ पे, ये 400 हुआ। ठीक है, 100 चौक 400 प्लस 225 पूरे का बटा 4, ये दोनों जुड़ जाएंगे भैया। और बराबर किया 1 माइनस 15/2, ये ब्रैकेट लगा दिया और पूरे का वर्ग। ठीक है, बराबर किया और ये 400 2 600 625। ठीक है, 625/4। अब यहाँ पे देखो, ये वर्ग को पक्षांतरित करेंगे तो आपको तो इतना ही मालूम हो गया, वर्ग को पक्षांतर करने पर करणी बनता है। ठीक है, वर्ग को पक्षांतरित करेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। वर्ग को जब भी लिखते हैं हम प्लस माइनस लिखे, उसके बाद हम लिखेंगे करणी, वर्ग क्या इधर आ गए तो करणी बन गए, 625 पूरे का बटा 4। ठीक, अब इसका वर्गमूल तो सबको मालूम है। ठीक है, 15/2 बराबर प्लस माइनस लिखा मैंने, और 625 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, वर्गमूल। ठीक है, ये क्या करनी, वर्गमूल निकालने के लिए लगाया जाता है। तो 625 का 25 होता है, सब जानते हैं इसको। 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक, अब इसमें क्या है, x को स्वतंत्र लिखेंगे हम और पक्षांतरित यहीं पे कर देंगे। ठीक है, x बराबर लिखा, 15/2 लिखा, ये माइनस है, इधर प्लस है, कुछ लिखे तो प्लस है समझो, प्लस माइनस लिखा यहाँ पे 25/2। और मैं आपको बताते आ रहा हूँ ना कि अगर हर क्या है, समान है, तो आपका कहीं न कहीं हल भी सही है। ठीक है, और यह देखो आगे, इसको हमने समीकरण मान लिया। ठीक, यहाँ पे हम लेंगे इसका धनात्मक, एक बार ऋणात्मक। समीकरण में धनात्मक चिन्ह लेने पर तो बराबर किए, एक से बराबर लिखा 15/2 और प्लस लेंगे पहले। ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेने पर लिखे हैं 25/2। अभी आगे एक से बराबर
चूँकि हर समान है तो 2 लिख लिए और अंशों को जोड़ दिए क्योंकि दोनों भिन्न जुड़ रहे हैं। अब x बराबर लिखा मैं 25 और 15 कितना 40, ठीक, और बटा 2, तो x बराबर यहाँ पे आया 20, ठीक। और अब उस एक बार हम लेते हैं अब दूसरा समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ये समीकरण आपको दिख रहा है, आज थोड़ा धुंधला है जी, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखूँगा अगली बार। x माइनस क्या दिया, x बराबर पहले लिखेंगे, x बराबर दिया है 15/2, ठीक, और ऋणात्मक लेना, ऋणात्मक 25/2। अब x बराबर आएगा, चूँकि क्या है हर क्या है समान है, इसलिए हम लिखते हैं इसको 2, ठीक है। क्यों लिखते हैं इसको बताते आ रहा हूँ। अब अंशों को घटा देंगे क्योंकि घट रहा है। x बराबर आएगा, पहले तो हर को लिख ले, देखो 25 और 15 है, 25 क्या ऋणात्मक है, 15 धनात्मक है, तो संख्या आपस में घट जाएंगी। तो 25 में 15 घट गए तो बचेगा 10, लेकिन 25 बड़ी है इसलिए ऋण आएगा, ठीक है। यहाँ पे x बराबर आया -5, ठीक, क्यों, क्योंकि अगर एक संख्या ऋणात्मक है एक संख्या धनात्मक है और उसको भाग करते हैं तो 5 ऋणात्मक आता है भागफल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अभी हमारा क्वेश्चन हल नहीं हुआ ना, क्योंकि इसमें भी और भी कुछ करना बाकी है। तो आप ये याद रखना, x बराबर 1 आया 20 और x बराबर आया 1 ऋण 5, और लंबाई लिए थे हमने x, तो इसका मतलब ये है कि लंबाई तो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, जैसे लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो हम केवल धनात्मक को लेंगे, चूँकि लंबाई x बराबर -5 ऋणात्मक है। मुझे ये लिखना था कि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ ना, गलती होता है भाई, ऐसे हम ब्लैक बोर्ड होता तो इसको ये कर लेते। चूँकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, अतः लंबाई x बराबर 20 होगी, क्योंकि 20 क्या है धनात्मक में है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, लंबाई का वैल्यू हमें प्राप्त है, ठीक है, हमारे प्रश्नावली के अनुसार। ऐसा नहीं कि ये नहीं निकला है, बिल्कुल सही निकला है। लंबाई क्षेत्रफल 100 दिया उसके आधार पे, ठीक है, और 15 लंबाई अधिक है। तो अब देखो हमने x तो निकाल लिए, अब चौड़ाई निकालना है हमें, ठीक है। चौड़ाई 100/x दिया है, तो अतः चौड़ाई लिखेंगे, अतः इसको इधर करता हूँ भी, अतः चौड़ाई बराबर 100/x, ठीक है। x के स्थान पे हम 20 रख देंगे, ठीक है। ये 100/20 बराबर आएगा, 0 0 कट गया, 5 दूनी 2 पंचे 10 यानी 5, ठीक। ये हमारी चौड़ाई है, ठीक है। और देखो
प्रश्न में भी पूछा गया था ना, देखो पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 अधिक है। लंबाई क्या है? 15 अधिक है। आप स्पष्ट देख सकते हैं, चौड़ाई क्या है? 5 है, और 5 से अधिक कितनी है? 5 में 15 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, ठीक है ना। लंबाई 15 अधिक है, ठीक है। अब हमें क्या है? चौड़ाई 5 और लंबाई 1 से प्राप्त है, आयताकार का क्षेत्रफल से निकाले हैं। अब हमें क्या करना है? मतलब किसी आयत का क्या है? हमें लंबाई और चौड़ाई हमें प्राप्त है, और यहाँ पे पूछा गया है पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाना है। चारों ओर मतलब खेत होता है ना जी, खेत में क्या है? चारों तरफ मेड़ होता है। तो कभी कभी देखे होंगे खेत के चारों ओर गाय पशु को भगाने के लिए मेड़ लगा देते हैं, ना आ जाए हमारी फसल में। तो चारों तरफ क्या है? लगा देते हैं तार जाली। तो उन तार जाली की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे आप? खेत का हम क्या निकालेंगे? परिमाप। उसी के आधार पे है, यहाँ पे हमें निकालना है ना, पार्क के चारों तरफ जाली लगाने की लागत मूल्य। 1 वर्ग को तो हम जानते हैं, लेकिन पार्क के चारों तरफ कितना वर्ग मीटर है हमें नहीं जानते। तो मैं ले रहा हूं अब आयताकार पार्क की परिमाप का फार्मूला कैसे निकाले थे पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। क्या होता है? 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, ठीक, बराबर है ना। इधर 2 गुणा किए, लंबाई कितनी है? 20, ठीक है, 20 प्लस चौड़ाई कितनी है? 5। ये देखो, पहले ब्रैकेट के अंदर को हल करते हैं, ठीक है। 2 हमेशा ये क्या है? बॉडमास के नियम अनुसार है, तब कोष्टक हट जाएगा ना। 20 प्लस 25 बराबर आया आयताकार पार्क की परिमाप कितना आया? 25 दूनी 50, ठीक है। आयताकार पार्क की परिमाप है 50। अब 1 वर्ग मीटर क्या है? यहाँ पे दिया है ना, 1 वर्ग मीटर तार मतलब 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपए है। तब पार्क के चारों तरफ की जाली लगवाने की लागत कितनी होगी? ठीक है, तो गुणा कर देंगे बस 5 रुपए और 50 को, ठीक है। तो 1 वर्ग मीटर जाली की मूल्य 5 रुपए है, तब 50 वर्ग मीटर डाल देता हूँ। 50 वर्ग मीटर आयताकार पार्क, मुझे ये लिखना था 50 वर्ग मीटर आयताकार पार्क की परिमाप, यहाँ 1 वर्ग मीटर जाली की मूल्य 5 रुपए है, तब 50 वर्ग मीटर आयताकार पार्क की परिमाप, तब 50 वर्ग मीटर की कितनी होगी? तब 50 वर्ग मीटर की मूल्य या लागत, यहाँ पे हमें लागत पूछा गया ना, वर्ग की लागत होगी, ठीक है। आगे बराबर किए, देखो 1 वर्ग दिया है तो 5 है, ठीक है। तो 5 गुणा में 50 बराबर 5 पंचे 25, 0 को 0, ये क्या है? रुपए में है, ठीक है, रुपए। तो हमारा आंसर यही है 250 रुपए।
ठीक है। 250 रुपये सही आंसर आए। पार्क के चारों तरफ जाली लगवाने की लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य होनी चाहिए था, लागत कितनी, ठीक है, तो ये 50 है, यही हमारा आंसर है इसमें, ठीक है। एक्स और लंबाई चौड़ाई तो आंसर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन एक्चुअल आंसर इसमें ये है हमारा 250 रुपये, बड़ा छोटा सा है, ठीक। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, लेसन 2 से। और इसमें तो आपको मालूम है ना, जैसे 5 वर्ष से पूर्व दिया है तो उसको क्या करना है, घटाना है, ठीक। तो 9वां क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग है, ठीक है, 45 वर्ष है, यहाँ पे वर्ष है, मैं भूल गया था। तो पहला कंडीशन ये, इसी से हम क्या करेंगे, अपने दो पात्र का निर्माण करेंगे। अब दूसरा कंडीशन दिया, देखो 5 वर्ष पूर्व दोनों आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, ठीक है, पिता और पुत्र की दोनों के आयु का गुणनफल, यानी गुणा करना है दोनों को। 5 वर्ष पूर्व यानी -5 लगा देंगे उसके वर्तमान में, तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी। और उस जो -5 लगाए हैं उसको गुणा कर देंगे, और ये 4 का गुना उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, वर्तमान को हम एक व्यक्ति का एक समानेंगे, और योग दिया ना, तो इस 45 से निकालेंगे पुत्र का वर्तमान आयु माना वाला, ठीक है। तो इसको तो हम करते हुए आए हैं, मैंने बताया कैसे निकालना है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही, 8वां जैसे, ठीक है ना। इसमें हमें कोई घबराने की बात नहीं है। माना कि व्यक्ति का वर्तमान आयु x है, तब पुत्र की वर्तमान आयु हेतु क्या करना है हमें, प्रश्नानुसार पहला कंडीशन प्रश्नानुसार लिखा ना, इसलिए पहला कंडीशन प्रश्नानुसार व्यक्ति और पुत्र की वर्तमान आयु का योग लिखता हूँ, ठीक है। व्यक्ति और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बराबर 45 वर्ष, ठीक है। वर्ष लिखना भूल गया था यहाँ पे। अब देखो, योग का मतलब समझते हैं ना, दोनों को जोड़ देंगे। तो व्यक्ति को तो हम जानते हैं कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, ठीक है। तो मैंने 1 लिखा, योग है, और मतलब भी होता है, यहाँ पे योग भी दिया, ठीक है, प्लस किए। यहाँ पे ना मैंने पुत्र की वर्तमान आयु लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखे ना व्यक्ति की वर्तमान आयु, ठीक है, बराबर ये 45। अब ये प्लस में है ना, इधर कर देंगे माइनस में, ठीक है। ये पुत्र को स्वतंत्र लिखते हैं। अब पुत्र की वर्तमान आयु बराबर के बाद जो भी संख्या होती है उसको पहले उतारते हैं, अब पक्षांतरित करते हैं पीछे की ओर। ये x है, ये धनात्मक में है, ठीक है, तो गुणा में नहीं है ना, ये ऋणात्मक में, इधर तो इधर हो के ये धनात्मक में इधर ऋणात्मक हो जाएंगे। तो अब देखो, छोटा सा ही चीज से हमने क्या कर डाला, दोनों को पात्र का निर्माण कर डाले, ठीक है ना, पहले कंडीशन से। हर हमेशा देखना, और ये ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को क्या है 2 चर लेकर नहीं बना सकते, x और y लेकर बना सकते हैं, ठीक है। और
ऐसा क्वेश्चन हमने सेम टू सेम लेसन 2 में देखे थे, 2 चर वाला था जिसमें हम x लेते थे उसके बाद y लेते थे। यहाँ पे केवल x ही लेना है, इसलिए ये कंडीशन करना पड़ता है। ठीक है, देखो हम x इसमें भी लिए हैं पुत्र में और x इसमें भी लिए हैं व्यक्ति में। ठीक, अब प्रश्नानुसार लिखते हैं दूसरा। प्रश्नानुसार दूसरा कंडीशन है ना, प्रश्नानुसार ये है 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। ठीक, 5 वर्ष दोनों की आयु निकालते हैं। दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की 4 गुना था। लिख देता हूँ। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु पहले निकालते हैं, क्योंकि अभी 2 कंडीशन है ना, एक 5 वर्ष पूर्व, उसके बाद इस 4 को गुणा कराना है। तो 5 वर्ष पूर्व पहले निकालता हूँ। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु होगी, तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष से पूर्व मतलब घटाएंगे, व्यक्ति को x माने हैं, तो ये x 5 वर्ष से पूर्व तो -x ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही अंक है। ठीक, अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 45 -x है वर्तमान, तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे और माइनस कर दो। ठीक है, घबराना नहीं कि 3 हो गया। आप इसको यहीं पे हल कर सकते हो। 45 और 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो 40x हो जाएगा। ठीक है, कर भी सकते हो आप, दोनों तरह से कर सकते हो। यहीं पे इन तीनों को यूज़ करेंगे, यहीं पे तो क्या होगा, हमारा जो इसका और इसका गुणनफल कराएंगे तो 3 पदों में कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना गुणनफल, तो इन दोनों का गुणा कराएंगे। तब आगे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे दिया है दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का। ठीक है, यहाँ पे दोनों का आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, लिखता हूँ। ठीक है, तब दोनों की, इसी में है ना प्रश्नानुसार, दूसरे कंडीशन में चल रहे हैं, दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति, इसमें पिता लिख देना था ना, व्यक्ति लिख दिया, बेइज्जती कर दिया बेचारे का। उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो बराबर करके लिखेंगे। देखो ये हमारे क्या है, पात्र है। इस पात्र को हम ऊपर वाले कंडीशन से प्राप्त किए। ठीक है, 5 वर्ष से पूरा किया, यहाँ पे माइनस माइनस जोड़े हैं। अब इन दोनों को मैं बताते आ रहा हूँ ना, आयु का 4 गुना था, यानी क्या है, दो पात्र है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है एक बार और देखना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का, देखो यहाँ पे ना का के बाद क्या है, 4 गुना लिखा है, और इस का के पूर्व जाते हैं हम तो आयु, व्यक्ति की आयु लिखा है, यानी 4 को क्या लिखेंगे, 4 गुना को किस में करेंगे, व्यक्ति में करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहले तो ये है, पहले ये समझो, दोनों की आयु का गुणनफल, यानी हम दोनों को आयु का गुणनफल करेंगे पहले, फिर यहाँ पे 2 पात्र क्या क्या है पहले बता रहा हूँ मैं। पहले तो इन दोनों का गुणनफल है, बराबर करेंगे, फिर व्यक्ति की है। ठीक है, तो 2 तरह से है। ठीक है, पहले मैं लिख के बताता हूँ। देखो पहले व्यक्ति की 5 वर्ष पूर्व पहले लिखता हूँ,
ये 5 वर्ष पूर्व। अब दोनों की आयु का गुणनफल देखो, यहाँ पे व्यक्ति बस है, यहाँ पे दोनों की आयु का गुणनफल है, ठीक है। एक पात्र, उसके बाद उस व्यक्ति यानी दूसरा पात्र, दोनों की आयु का गुणनफल, एक पात्र उस व्यक्ति की आयु का यानी वो दूसरा पात्र का के बाद 4 गुना दिया है, यानी पूर्व जाएंगे तो व्यक्ति ही मिल रहा है, तो इस 4 का गुना करेंगे इस व्यक्ति में यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुलनात्मक है, तुलनात्मक 2 बराबर वालों के बीच में होता है। अब देखो दोनों की आयु को ना हम गुणा कराएंगे, यहाँ पे देखो x माइनस 5, आप इसे हल कर लेना। 40 को क्या करेंगे, 45 को 5 से घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 40 माइनस x हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल हो रहा है ना, दोनों का गुणनफल, इसको ना ब्रैकेट में लो, क्योंकि ये एक ही शब्द, एक ही अंक है, ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो एक ही अंक कहलाता है। 45 माइनस x माइनस 5, ये अभी बताया ना 4 का गुना किस में होगा, व्यक्ति में, तो हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। हमारा कंडीशन बिल्कुल अब सही है। इसको हल करके आगे आगे बढ़ते हैं। 4x माइनस माइनस क्यों, इधर प्लस और माइनस माइनस, 4 पंचे 20, हल करते जाना। देखो x का पहले इन तीनों के साथ, फिर माइनस 5 का तीनों के साथ, तो करते हैं x और 45 x देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ऋण है, तो ये ऋण आएगा गुणा करके, x और x का गुणा x के स्क्वायर। अब ये x के सामने ऋण धन है, यहाँ माइनस है, तो माइनस गुणा करके 5x और 5 का गुणा 5x, ठीक। अब माइनस 5 का गुणा करेंगे इन दोनों के साथ। देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस है 45, तो गुणा करके माइनस बनाएंगे। 5 पंचे 25 का 5 हासिलाए 2, ठीक। 5 चौक 20 हासिलाए 2 कितना, 22, ये 225। अब ये ऋण है, ये ऋण है, गुणा करके बनाएंगे प्लस 5x, ठीक है। अब ये देखो ये ऋण है, ये ऋण है, गुणा करके बनाएंगे प्लस 5 पंचे 25। मैंने कहा था ना, देखो अब 6 स्टेप हो गए ना, 3-3 का किए, तो अगर यहाँ पे हल कर लेंगे, चूंकि मैंने अपने कॉपी में ना हल नहीं किया, आप कर लेना। 40x प्लस है, ये माइनस है, तो संख्या घट जाएगी, 40 होगा, 40 माइनस x, तो यहाँ पे केवल 4 पद होंगे, ठीक है। अब इसको और आगे हल करते हैं। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये अलग संख्या, ये अलग संख्या है। अब यहाँ पे देखो x माइनस x स्क्वायर करते हैं, घटते क्रम में करते हैं, ठीक है। और ये 45 है सबसे बड़ा, प्लस x, फिर एक और x है, यहाँ पे भी x दिया है। ये 45 प्लस को यहाँ पे कर देता हूँ 5x, इसलिए प्लस प्लस होगा, ये माइनस x माइनस 5x जी, ठीक है। तो 1 2 3 4 पद हो गए, 1 2 3 4, 2 संख्या और बचे, माइनस 225 प्लस 25, यानी घटेंगे ना तो 200 आ जाएंगे, ठीक है। समझदार हो आप सब। 4x माइनस 20 और बराबर किया। अब इसमें क्या आएगा, देखो इसको तो क्योंकि समान घात वाले संख्या के साथ जोड़ना घटाना होता है, ठीक है, चरों में। इसका कुछ नहीं है तो माइनस x लिख दिए, x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये प्लस 5 और ये माइनस 5 क्या खत्म, तो यही बस बचेगा प्लस 45x, ठीक है। एक साथ करने से ना हमें समझ में अच्छे से आता है, ठीक है। हर हमेशा क्या है, समान घात वाले को एक साथ कर लेना, समान राशि को एक साथ, ठीक है। अब यहाँ तो आपको मालूम ही है, एक माइनस है एक प्लस है, संख्या क्या होगी, घटेगी। 225 और ये 25 है तो 25 खत्म, तो 200 बचेगा, लेकिन बड़ी है 225 और ऋणात्मक है।
ऐसा लग रहा है कि यही हमारा द्विघात समीकरण आ गया, लेकिन इधर भी तो दिया है। तो अब इधर करेंगे भाई, इसको अब क्या है, इधर लाएंगे, ठीक है। इतने को क्यों, क्योंकि एक माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे ना तो प्लस हो जाएगा इधर आके, ठीक है। तो इसको इधर ला लिया मैं। देखो यहाँ पे पक्षांतरण कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि ताकि ये एक्स और यहाँ पे ये एक्स का झमेला हो सके, कट माइनस या घटना जोड़ना, ठीक। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर ऋणात्मक था, इधर आके धनात्मक बना लिया। और हर हमेशा ये धनात्मक क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। हम कहीं पर भी ऋणात्मक लेकर हल नहीं किए अभी तक, बहुपद में भी नहीं, ठीक है। तो ये प्लस 45x है, इधर आके माइनस 45x होगा। 4 है ना, इधर देखो x है, तो ये प्लस 4x ही होगा, ठीक है। इधर ही है ना ये। अब ये माइनस 200 है तो प्लस इधर 200 हो जाएगा, और ये माइनस 20 तो इधर ही है तो माइनस 20। क्योंकि हम इतने भाग को इधर ला लिए तो इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 हो गया, ठीक है। ये इधर, तो इधर कुछ नहीं तो अब 0। ये और हल होगा ना, इन दोनों का होगा, ठीक है। देखो समान समान घात है और ये संख्या संख्या है, तो ये कैसे होगा, देखो ये इसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एक ही है। यहाँ पे देखो ऋणात्मक 45x है और धनात्मक 4x है, यानी संख्या घटेगी। संख्या संख्या का होता है, x और x का कोई लेना देना नहीं होता, उसके घात में कोई परिवर्तन नहीं होता जोड़ते घटाते समय। तो 45 में 4 घट गए तो बचेगा 41। एक से x को उतार देते हैं, क्योंकि 45 बड़ी है इसलिए ऋणात्मक। अब यहाँ पे देखो प्लस 200 में माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा प्लस 180, ठीक, बराबर 0 है। अब देखो ये आगे हल नहीं होगा, यही हमारा द्विघात समीकरण है। जल्दी करते हैं, टाइम नहीं है, समीकरण बनाने में ही टाइम निकल रहा है। पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं उसमें भी टाइम लगता है, लंबा खींचता है। तो क्या क्या करेंगे, पहले अंतिम पद का पक्षांतरण, यहाँ पे कोई क्या नहीं है, गुणांक नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो सीधा घटा देंगे। तो मैं सीधा बता नहीं रहा हूँ, पेज को नहीं दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर किए माइनस 41x बराबर किए माइनस 180 हो जाएंगे, ठीक है। दिखा देता हूँ जी मैं। पहले तो हम अंतिम पद को पक्षांतरित करते हैं और दूसरा स्टेप गुणांक को समाप्त करते हैं। हमारा गुणांक नहीं है तो डायरेक्ट हमारा इस फॉर्म में है, ठीक है। इस फॉर्म को सीधा हम मध्य पद को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, मध्य पद को उभयनिष्ठ निकालेंगे, ठीक है। अब सीधा निकालते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या निकाले हम, उभयनिष्ठ, ब्रैकेट में लिया 41x और इसी से उभयनिष्ठ से भाग कर दिए 2x का, बराबर किए माइनस 180। आगे ये और हल होता जाएगा भाई, होता ही जाएगा। माइनस 2x, ब्रैकेट को हटाएंगे गुणा कर देते हैं, x से x खत्म। 41 को जब 2 से भाग करेंगे तो दशमलव में चला जाता है, तो 41/2 ही रखेंगे, बराबर करें माइनस 180। अब ये क्या है, a की वैल्यू निकाल आया, ठीक है। हमारा सर्व समीकरण से मेल खाएगा, कौन से, सेकेंड से। 2x के साथ में क्या है, 41/2 है, यानी a की वैल्यू है। a की वैल्यू निकल आया। अब इसी का वर्ग करके देखो, a का वर्ग को जोड़े हैं तो हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 2x का समीकरण में 2x का गुणांक क्या है, 41/2 का वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ने पर फटाफट जोड़ते हैं। 55 मिनट हो गया है लगभग।
अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणा में 41/2 और प्लस 41/2 का वर्ग पूरे का बराबर माइनस 180 प्लस यानी घटेगी यहाँ पे, ठीक है, 41/2 पूरे का वर्ग 41। अब क्या ये हमारे सर्वसमीका से मेल खा रहा है ये समीकरण, ठीक है। जहाँ हमने दोनों पक्षों में वर्ग को जोड़ दिया एका, तो समीकरण सर्वसमीका के समीकरण में आ गए। देखो स्क्वायर स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है, ये ऋणात्मक है क्योंकि 2x के सामने क्या ऋण है, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ऋण है, तो हम इसको ले आएंगे। तो मैं इस लेता हूँ सर्वसमीका को, ठीक है, ऋणात्मक वाली सर्वसमीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a का वर्ग बराबर x माइनस a पूरे का वर्ग लेने पर, ठीक। अब बराबर किए, वर्ग वर्ग को देखना है, वर्ग वर्ग वाली संख्या को, x है, वर्ग नहीं लगाना है, पूरे का वर्ग है, यहाँ पे x उतारे और दूसरा वर्ग है 41/2, ठीक, माइनस दे बीच में, ये माइनस पूरे का वर्ग दिया। ये देखो हमारा समीकरण क्या है, पूर्ण वर्ग बन गया। बराबर करें माइनस 180 प्लस और 41 का वर्ग कितना होगा जी, गुणा करूं क्या, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, 41 गुणा में 41, तो पहला तो 41 ही रहेगा, 4 एकम 4, 4 चौं 16, 1 4 दूनी 8, 6 का 6, 1 का 1, 16 81 है, ठीक है, 16 81 पूरे का बटा 2 का वर्ग 4। अब ये हल होगा, ठीक है, आगे फटाफट हल करते हैं जी। x 41/2 पूरे का वर्ग बराबर, ये भी इधर गुणा होगा, ठीक है, माइनस रहेगा क्योंकि ये ऋणात्मक है, धनात्मक है, तो 4 शून्यम 0, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल है 3, 4 एकम 4, 4 3 7 प्लस 16 81 पूरे का बटा 4, ठीक। अब इन दोनों का जोड़ना घटाना आपस में हो गया, x माइनस 41/2 पूरे का वर्ग बराबर, अब इसको ना घटाते हैं, अब थोड़ा यहीं पे घटाते हैं जी, बड़ी संख्या को छोटी में घटाते हैं, 7 20 माइनस ऋणात्मक कौन सा आएगा हम यहाँ पे तय करेंगे बाद में, ठीक है। पहले तो 1 का 1, 8 में 2 गया तो बचेगा 6, अब ये पूरे 16 मानो इसको, ठीक है, 16 में 7 गया तो बचेगा 9, ठीक, और 9 का क्या है 31 क्या है वर्गमूल है, ठीक है, और यहाँ पे होगा 9 6 1, धनात्मक है बड़ी संख्या तो धनात्मक ही रहेगा, 4 का 4, ठीक। अब ये वर्ग को इधर कर देंगे पक्षांतरित, 1 माइनस 41/2 पक्षांतरित होगा तो प्लस माइनस करणी लिखा 9 6 1/4, 1 माइनस 41/2 बराबर प्लस माइनस 900 का 31, ठीक है, और 4 का वर्गमूल 2। आप 900 का गुणनखंड निकालना, ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या है, इसको क्या पक्षांतरित कर देते हैं, ठीक है, इसको माइनस 41 से उसको 2 कर दिए प्लस माइनस 31 2, ठीक, ये हम समीकरण मान लेते हैं इसको, और एक और पेज में इसको लेते हैं जी।
यहीं पे एक देखते हैं। पहला समीकरण में धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक, यहाँ पे 1 बराबर लिया, बराबर 41/2 प्लस को पहले लेंगे, 31 लिया 2। अब बराबर में क्या होगा, दोनों क्या है, समान घात है, समान हर है। अंशों को अब जोड़ देंगे, 41 प्लस 31। अब आगे हल हो गई ये 1 और 1 2 और 3 और 4 7 पूरे का बटा 2 बराबर आएगा 36। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आई, 36। अब ये देखो सेकेंड समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, हम ऋणात्मक चिन्ह ले रहे हैं। अब ये वाले बराबर किए, 1 बराबर लिखा, 41/2 किए, ऋण किए, 31/2 दिया है, ठीक है। और इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, गलत है वो लिखने का तरीका। 2 41 माइनस 31, ठीक। अब इसमें 1 बराबर आएगा, पहले तो हर को लिख लूँ। देखो यहाँ पे 10 हो गया, 41 में 10 घट गया तो बचे, 41 में 31 घट गए तो 10 बचेगा, 41 बढ़े तो धनात्मक, तो 1 बराबर आया 5। आई, हाँ ठीक तो है, 5 तो आया, ठीक तो है। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 आया है। यहाँ पे 36 है, दोनों धनात्मक आया है। लेकिन क्या है, एक से हमने क्या माने थे, व्यक्ति की वर्तमान आयु माने थे, ठीक है। हाँ, व्यक्ति की वर्तमान आयु माने थे। देखो व्यक्ति की वर्तमान आयु x, तो ये 5 क्या है, 1 बराबर व्यक्ति की 5 वर्ष निकला, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। अगर पिता की, यहाँ पिता पुत्र में पिता की आयु 5 वर्ष नहीं होता है, ठीक है, तो हम 36 को मानेंगे वर्तमान आयु, ठीक है। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि व्यक्ति, क्योंकि हमारे देश में क्या है, 21 वर्ष में तो विवाह ही होता है, ठीक है। व्यक्ति की आयु 1 बराबर 5 नहीं होगी, क्योंकि यह, क्या लिखूं, कि व्यक्ति की 1 बराबर 5 वर्ष आयु नहीं होगी, क्योंकि यह क्या कहूँ कि यहाँ पे, क्योंकि यह बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम आयु है, या यह एक बच्चे की आयु होती है। अतः 1 बराबर 36 वर्ष व्यक्ति की आयु मानने पर पुत्र की वर्तमान आयु बराबर होगी, पुत्र के वर्तमान को क्या लिखे थे, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 45 माइनस x। पैंतालीस माइनस x के स्थान पे 36 रखेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे 45 में 36 गए तो 9 बचेगा, तो हमारा आंसर भी पिता और पुत्र की था ना, तो पिता यानी व्यक्ति का 36 और पुत्र का
9 टाइम हो चुका है, ठीक है। आप इसे लिख लेना अतः करके आंसर में। तो आज भी 2 ही हुआ, और कल जो होगा ना वो प्रश्नावली के प्रश्न 2 बचे हैं, अब नहीं 3 बचे हैं, ठीक है। 3 बचे हैं, उसको भी हल कराएंगे, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।